हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द यंगिस्तान कैपिटल पे। आज का जो सेशन होने वाला है ये एक्चुअली लाइव होने वाला था, पर ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स और सर के थोड़ा हेल्थ इशू के कारण ये थोड़ा डिले हो गया है। जो भी लोग आईआईटी एस्पिरेंट हैं या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं वो इस वीडियो को बहुत एकदम लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक काफ़ी खास मेहमान मौजूद हैं, प्रकाश वर्मा सर। इन्होंने अपनी बीटेक जो है आईआईटी दिल्ली से पूरी करी, फिर ये बीपीएससी क्वालिफाइड करके बीडीओ भी रहे हैं और एट प्रेजेंट ये भी एंटरप्रेन्योर हैं और टीचिंग एज अ पैशन के रूप में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश वर्मा सर, आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल से हमें थोड़ा टाइम दिया लोगों को और इंस्पायर करने के लिए। वैसे तो मैंने सर आपके बारे में बोलना वीडियो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मैंने आपका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, आप भी अपने साइड से अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकाश वर्मा। मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया, उसके बाद जॉब लगी, उस जॉब को मैंने लीव करके सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सिविल सर्विसेज की तैयारी किया, 2 अटेम्प्ट लिया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद पैरेलल में मैं पढ़ा रहा था और टीचिंग में स्टूडेंट्स मेरे स्टाइल को काफ़ी लाइक कर रहे थे, तो मैंने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और फिर इसी में रम गया। फिर पढ़ाने के दौरान मैंने बीपीएससी कंप्लीट किया तो उसमें मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना। तो मैंने इस जॉब को काफ़ी ही चैलेंजिंग वे में लिया और काफ़ी ड्राई ऑनेस्ट था। तो आप लोग जैसे फिल्मों में देखते हैं सिंघम या दगम, तो एक्चुअली वो लाइफ में जी करके आया। और आप मेरे ऑनेस्टी का यही सोच सकते हैं कि हार्डली इट इज़ 3 month लैप्स एंड आई हैव गॉट डेथ थ्रेट। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे लगा कि मैं यहाँ पे जो भी ऑनेस्टी दिखा रहा हूँ वो फिर मतलब उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब वो इन लॉन्ग फ्यूचर वो स्टे नहीं करेगा। स्टे इन द सेंस कि मेरे बाद जो दूसरा वीडियो आ रहा है तो वो मेरा जो भी अच्छे काम को है वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उसमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करूं और उससे कोई फाइनली आउटकम भी ना हो, तो मैंने इसलिए उस जॉब को छोड़ दिया। और चूँकि पढ़ाने का पैशन उस मतलब कि तब तक था भी, तो मुझे लगता था कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छा क्रिएटिव कर रहा हूँ, और जब जॉब कर रहा हूँ यानी कि वीडियो के एज ए वीडियो, तो मुझे लगा कि नेशन की सर्व तो कर रहा हूँ, लेकिन वो सर्व जो है वो दूसरों के थोड़ा मतलब दूसरे जो मेरे बाद आएंगे वो उसको ख़त्म भी कर देंगे। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए मैं वापस टीचिंग फील्ड में आ गया। तो अभी मैं अपना टीचिंग में कंटिन्यू कर रहा हूँ और अपना ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूँ। ओके सर, तो सर आपने जैसे कि बताया कि आप आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद सर सिविल सर्विसेज में जाना है, आपने टीचिंग भी करी बीच में, लेकिन फिर सिविल सर्विसेज में जाना है ये आपने क्यों डिसाइड किया सर? मेरे 2 ही था कि या तो मतलब कि आईआईटी करने के बाद उस समय चूँकि मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, इनफैक्ट 3 ऑप्शंस थे, लेकिन तीसरा बिल्कुल ही कट था। वो पहला ये था कि आफ्टर आईआईटी एज ए बैकग्राउंड बिहार के हैं, तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई आप आईएएस बने। आईपीएस नहीं कर सकता खुद को कि हाइट थोड़ी कम है, ठीक है, तो आईएएस बने। तो एक ऑप्शन ये था, दूसरा ये था कि आईएम मैनेजमेंट के थ्रू, और तीसरा था कि अब्रॉड चला जाऊं। तो शुरू से ही मेरा इंक्लिनेशन था कि नहीं, मुझे इसी कंट्री में रहना है और इस कंट्री में रहना है तो लोगों को सर्व करना है। तो मुझे ऐसा लगा, और मैनेजमेंट में मेरे खुद के इशू थे कि मैं उसके लिए पढ़ के क्या मैनेज करूँगा। मैं ऐसे ही मतलब मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को या समझ सकता हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सिविल सर्विसेज के लिए। अच्छा, ठीक है। तो सर आपने जो वीडियो के रूप में आप पोस्टेड थे, तो उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है सर, जो भी प्राइड होता है एक सिविल सर्विसेज में ज्वाइन होने का, वो जो लाइफ स्टाइल होता है उसके बारे में कुछ बताइए, एक्सपीरियंस वीडियो होने का। वीडियो का एक्सपीरियंस जो है कि एक्चुअली क्या है कि आप एक ब्लॉक के ऑल इन ऑल होते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, ब्लॉक में बीडीओ होता है। और फिनेंशियल पावर के बारे में देखा जाए तो बीडीओ हैज़ मोर पावर दैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, राइट। और वो कॉन्फिडेंट मतलब कि वो जो
प्लेजर होता है कि पहले हम लोग ऐसे कहीं भी सिग्नेचर करना होता है तो ध्यान वगैरह नहीं देते, और जैसी जॉब ज्वाइन किए तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये बताया कि आपके सिग्नेचर की बहुत कीमत है। तो उस समय भी यही था, जब ट्रेनिंग पीरियड में थे तो हम लोग लगता है क्या कीमत है, ऐसे ही साइन कर देते हैं। लेकिन बाद में मालूम चला कि जब हम हमारे ही सिग्नेचर से जितने भी सरकार प्रोग्राम लॉन्च करती है और उसकी जो मनी होता है वो हमारे सिग्नेचर से निकलता है, तो उस समय सिग्नेचर करते वक्त एक अजीब सा प्राउड फील होता था कि मेरे सिग्नेचर से, हालांकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो सरकार का ही पैसा है, लेकिन मेरे सिग्नेचर से ये निकल रहा है, तो एक वो प्राइड देता था। दूसरी बात कि मैंने देखा है कि सोसाइटी में वीडियो की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि सारे वीडियो पैसा लेते हैं। लेकिन चूँकि मैं एक ऑनेस्ट वीडियो रहा तो मैंने ये फील किया है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, इवन कि जो लोकल नेता बनते हैं वो आप पे प्रेशर डालते हैं फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पब्लिक सीधे उस नेता को छोड़ करके आपके पीछे खड़ी हो जाती है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ किया। उसके बाद चूँकि उस समय तुरंत गवर्नमेंट बदली थी, कांग्रेस के बाद मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014। तो कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स क्या कर रहे हैं, और बिहार में जदयू, तो तीनों के लिए जदयू हो गया और आरजेडी। तो दो जगह में वीडियो रहा, तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझने में मतलब कि एक आसानी हुई कि एक फिल्मों में हम लोग जो एमएलए देखते हैं और रियल लाइफ में देखते हैं तो उसमें क्या समानताएं हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो भी चीज़ करीब से देखा। फिर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑन इन ऑल नेचर देखा, तो व्यूज़ काफ़ी क्लियर हैं। तो अब लाइफ में क्लैरिटी काफ़ी रहती है। अच्छा। और मैंने जो काम किया तो उसका ये मुझे रहता है कि जब भी मैं कभी सोने जाता हूँ और सोचता हूँ तो लगता है कि, या फिल्मों में या कभी किसी को देखता हूँ कि हाँ ये अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं अब मेरी वो पास्ट लाइफ ही याद आ जाती है कि यार इससे बढ़िया तो मैंने जिया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा ऑब्वियसली मतलब कि डेथ थ्रेट आ रहा है, फिर लोग बोलते थे कि इससे आप पंगा नहीं लीजिए। फिर मेरे सामने एक विधायक आते हैं, हालांकि वो बीजेपी के विधायक थे, तो वो आ करके प्रेशर बना रहे थे तो एक करप्ट पर्सन के साथ। तो मैंने विधायक जी को भी बोल दिया कि आप कैसे कैसे चोर उचक्कों के साथ घूमते हैं। तो विधायक ही डिफेंडिंग हो गया कि नहीं सुबह से आ गया था, ये हमको मालूम नहीं था। हम लगे इसका सारा प्रूफ है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आप दिखाओ जी नीरज, ठीक है, जो मेरा ये सबऑर्डिनेट था। तो विधायक जी थे नहीं देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि विधायक काफ़ी प्रेशर डालते हैं, और उस समय मेरे सामने विधायक जो वो डिफेंडिंग थे, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। ओके, तो सर ये आप मतलब कि आपने IIT जैसे टफ एग्जाम्स निकाले, फिर BPSC भी जो ऑफ कोर्स काफ़ी टफ एग्ज़ाम है उसे भी क्वालिफाई किया। तो सर आपने इस देश के कुछ मेजर एग्ज़ाम एंट्रेंस को क्लियर किया है, तो आपका कुछ स्टडी टेक्निक भी औरों से डिफरेंट ज़रूर रहा होगा। तो ऐसा कुछ आप स्टडी टेक्निक के बारे में बताइए, और जो आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते थे स्टडीज़ में, उसके बारे में कुछ बताइए सर। और देखिए, मेरा शुरू से रहा है कि सेल्फ स्टडी, ठीक है। मैं कोचिंग वगैरह में उतना रिलाई नहीं करता था, तो और मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके मुझे ज़्यादा वो फ्रूटफुल होता था। मैं बिटवीन द लाइंस को खुद को एनालाइज करने की कोशिश करता था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और लेकिन अब कोचिंग का मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए कि कोचिंग के क्या फ़ायदे। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वन who can take interest in developing their ideas on their own, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी के borrowed आइडिया को लूँ, लेकिन जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है तो इसमें borrowed आइडिया कुछ नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ जो है वो लिखा हुआ है एंड आपको वही चीज़ प्रेजेंट करना है। हाँ, व्हाट शुड बी द वे ऑफ थिंकिंग। तो मुझे लगा कि जो मैंने वे ऑफ थिंकिंग किया है, फिर मैंने अपने जैसे IIT में था तो वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट किया, उनसे भी बात किया, तो उनके अप्रोच और मेरे अप्रोच में
काफ़ी डिफरेंस था। तो एक्चुअली क्या है कि उन लोगों ने तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग की हुई थी, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और मैंने अपने समय में केवल फिजिक्स की कोचिंग की हुई थी। मैथ्स और केमिस्ट्री मेरा खुद का किया हुआ था। तो मैथ में मेरा अप्रोच और उनके अप्रोच में काफ़ी डिफरेंस हो जाता था। मतलब किस तरह का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस या नेगेटिव डिफरेंस? इट्स ऑल, अब थोड़ा सा सेल्फ फ्रेजिंग लगेगा लेकिन ये ऑल इट वाज पॉजिटिव। अच्छा। एक्चुअली माय एम्फेसिस वाज ऑन कि I will solve the maths quickly. Whatever the sum given to me, I must be able to solve it quickly. तो जब खुद से कर रहा था तो भाई शुरू में मुझे भी टाइम लगता था, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं मैंने उसका सॉल्यूशन देखा भी बुक में, तो एज मैं कंपेयर करता था कि ऐसा क्या था जो मैं नहीं अप्लाई कर रहा था। अच्छा, उसको बार बार कंपेयर करके आप सुधारते गए। ऑब्वियसली कि किताब ने क्या ऐसा किया जो मैंने नहीं लगाया। ठीक है, पहले तो ये। दूसरा मैं ये होता था कि बुक में जो भी चीज़ यूज़ किया है उससे अगर अप्रोच सिंप्लीफाई हो रहा है तो उस अप्रोच को मैं नोट आउट कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये है कि जैसे कि दोनों में कंपेयर किया जाए कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोचिंग कीजिए लेकिन सेल्फ स्टडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो सर आपका जो कुछ स्टडी टेक्निक्स आपने कुछ फॉलो किया था कि हाँ इस तरह का कुछ स्टडी टेक्निक्स, सुबह उठना है या रात में देर से पढ़ना है या कैसे याद करना है, ये इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए आईटी में जो थे हम लोग, बहुत से लोग आपस में डिस्कशन किए कि व्हाट शुड बी द आइडियल वे ऑफ प्रिपरेशन। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया तो उसमें हुआ कि भाई 24 आवर्स है। ठीक है, तो टाइम इज कॉन्स्टेंट बट लेवल ऑफ थिंकिंग या ब्रेन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। सो इसमें क्या किया जाए, तो हम लोगों ने कंपेयर किया कि जैसे कि आईआईटी में बहुत से ऐसे इंस्टेंस हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि वी ऑल मतलब कि थिंकिंग लेवल सबका सेम है। अच्छा। फिर भी किसी का रैंक ऊपर किसी का रैंक नीचे। इसकी क्या वजह है? तो हम लोगों ने देखा कि जैसे कि स्टडी आवर्स में डिफरेंस, अगर किसी का स्टडी आवर्स है उसके बावजूद उसका रैंक अच्छा और किसी का रैंक नीचे, इसकी क्या वजह है? तो मैंने देखा कि ये ब्रेन एक्टिविटी नहीं टाइम ऑफ स्टडी। ओके, ठीक है, तो उसके बाद से हम लोगों ने एक पूरा, हम लोग जो शुरू में रैगिंग टाइम चलता है तो उसी के दौरान हम लोगों ने कंक्लूड किया कि टाइम इज कांस्टेंट। सो अगर एक पर्सन या एक स्टूडेंट अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है विद द कीपिंग की स्टडी ऑफ टाइम ऑफ स्टडी कांस्टेंट, तो उसको ये देखना चाहिए कि विच टाइम इज मोर फ्रूटफुल। और इक्वली सभी ने कहा कि जब हम लोग सुबह पढ़ते हैं या याद करते हैं, सुबह याद करते हैं तो वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है। इवन आईआईटी में भी कुछ इंजीनियरिंग के कंसेप्ट हैं और वो 2 साल नहीं मिलता है आपको, 4 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसी में कंप्लीट हो। तो जो भी कंसेप्ट हम लोग को टफ लगता था तो हम लोग सुबह 4 o'clock उठ करके उस कंसेप्ट को पढ़ते थे एंड एवरीथिंग इज गेट क्लियर। सो मेरा ये है कि अगर आपको टाइम कम इन्वेस्ट करना है और रिजल्ट ज़्यादा लेना है तो सुटेबिलिटी ऑफ टाइम बहुत होना चाहिए। okay. और ये तो मतलब कि पास से ही चला आ रहा है कि सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है पढ़ाने के लिए। तो सर आप टाइम मैनेज कैसे करते थे सर? इन सारे एग्जाम को प्रिपेयर करना है तो इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? देखिए मेरा एक फिक्स रहता था कि स्टडी आवर को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। 2 पार्ट में एक पार्ट ऐसा होता था जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके। इवन कि मैं मर रहा हूँ, मरा तो नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मरा तो नहीं, हाँ कुछ लोग मर भी जाते हैं डे टू डे लाइफ में। आप लोग जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं टीचर हूँ तो मुझसे नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ मैं तुम पे मर मिटा हूँ। कुछ लोग मर भी जाते हैं तो वो मरना नहीं। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो उस केस में भी मुझे वो स्टडी आवर्स कंप्लीट करने हैं। वो कब से होता, कब से कब तक था? वो मेरा रहता था 4 to 7 सुबह का। 4 to 7 कि 3 घंटे मुझे करने ही करने हैं और ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा कभी। इवन कि मैंने ये चीज़ तब भी फॉलो किया था जब मेरी सिस्टर की शादी थी। अच्छा, आपने अपनी सिस्टर की शादी में भी सुबह 4 से 7 पढ़ाई की? फॉलो किया, मतलब कि 2-2:30 बजे वो जो भी रस्म होता है भाई का वो पूरा किया। अब 1 घंटा बचा हुआ था तो खैर वहीं पे बैठा रहा। मैं बोला अब सोने का कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे ही 4 बजे उठा तो मैं आया और अपना कॉपी किताब से पढ़ना शुरू कर दिया। वही पर शादी के फंक्शन में तो ऑब्वियसली कहीं जगह और था नहीं तो
लोग उसको मजाक समझ रहे हैं या जो भी कि दिखा रहा है या व्हाटएवर, बट दैट इज माय रूल। ओके, तो ये काफी एक इंस्पायरिंग बात आपने कही है सर। और दूसरा जो है कि दूसरा टाइम आवर के बारे में क्या? 3 और 4 आवर्स का एक और शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे कि या तो 6 आवर इज मोर देन सफिशिएंट if you want, अगर आप फोकस से पढ़ाई कर रहे हो। exactly 3 hours is more than sufficient for a one continued session. तो you can make it 2 or 3 session, तो it will make you 6 hour और 9 hour। 3 hour का सेशन होना चाहिए। ये कब एक सेशन तो कंटिन्यूड ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप 2 और 3 सेशन ऑफ 3 आवर्स कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि इस पे आप हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो आप ट्राई कीजिए कि 2 सेशन एटलीस्ट कंप्लीट हो एक दिन में एवरेज, ठीक है। एडवर्स कंडीशन में भी आपका 3 आवर्स फिक्स होना चाहिए। और जब आप जो आपका फर्स्ट आप बोले, अच्छा, और एग्जाम के 1 मंथ बिफोर इट यू शुड स्टिक टू 9 आवर्स। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात की, जो अगर आपको एस्पिरेंट है तो आप ये नोट कर सकते हैं। सर, प्रिपरेशन या फिर आप किसी भी लाइफ के किसी भी करियर में जाना चाहते हैं तो फोकस एक काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। तो एक पर्टिकुलर इंसान जिसका फोकस बिलो एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है, तो वो अपने फोकस पे कैसे काम कर सकता है सर? देखिए, फोकस कह करके हम लोग बिना मतलब के फोकस पे ही फोकस करने लगे। ठीक है, फोकस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मेरा मानना है। ठीक है, जैसे मैं कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज़ नहीं जानता हूँ कि कॉन्फिडेंस इज जस्ट अ फॉल्स बिलीफ। ओके, ठीक है, कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं शाम में या कल ये कर दूंगा, जबकि लाइफ ही अनसर्टेन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को लेकर के और ये इसी पे लोग कहते हैं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, ये तो नहीं, आपके पास फॉल्स बिलीफ की कमी है। अच्छा, ठीक है ना, तो फॉल्स बिलीफ बना लीजिए कि नहीं आप कर सकते हैं, देन योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई। लेकिन उसी को लोग ये बोल के सर पे चढ़ा लेते हैं कि मेरा फोकस कमजोर है। हाँ, तो फोकस कोई चीज़ नहीं, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, हैव यू डिसाइडेड इट। अब इसी को आप 24 आवर्स आप जो भी काम कर रहे हैं उसको जज कीजिए कि ये आपके एम को मतलब एम के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। एम के लिए हेल्पफुल है, गो एंड डू इट। इफ इट इज नॉट, लीव इट, सिंपली लीव इट। और ये जितना ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, और आज के डेट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन होंगे ही, लेकिन आपको तुरंत पुल बैक करना कि आप अपने आप को रीस्टोर हो जाए। दूसरी बात, जो लोग भी निगेटिव बात कर रहे हैं आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, और दूसरी बात अवॉइड करना है। जैसे आप एग्जाम देने, यार एग्जाम बहुत टफ है, सुनना ही नहीं है, तो मत कीजिए आप तैयारी। ठीक है, उसके बाद यार पेपर लीक हो जाता है या इस तरह से होता है या सेटिंग होती है, डोंट पे अटेंशन ऑफ दिस थिंग्स। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप तो सेटिंग कर नहीं पाते हैं, और वो हुआ या नहीं हुआ ये भी आप नहीं जानते हैं। आपके हाथ में है केवल कि आप अपने एम के लिए मेहनत कर सकते हैं, बस वही कीजिए, दैट्स ऑल। तो सर, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस भी होता है, तो एक एस्पिरेंट को कितना मिनिमम और सफिशिएंट टाइम इसके प्रिपरेशन में देना चाहिए, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में? बताए तो कि 3 आवर्स कंटिन्यूस देना ही देना है। ठीक है, 6 आवर इज आइडियल, एंड इफ यू लाइक यू कैन गिव मोर टाइम, सो 9 आवर्स। कितना मंथ, कोई सर स्पेसिफिक मंथ? 3 मंथ्स एटलीस्ट 3 मंथ्स। ठीक है ना, फॉर प्रीलिम्स 3 मंथ इज सफिशिएंट, एंड फॉर मेंस आपको 6 मंथ चाहिए होगा। तो अगर इंटरव्यू का प्रिपरेशन उसी 6 मंथ में? नहीं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, उसमें केवल आपको स्टे नेचुरल, वॉट एवर यू नो यू जस्ट प्रेजेंटेड बिफोर, एंड स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो आपने पढ़ाई किया है तो वो आप बता ही सकते हैं। तो इसमें एज सच मैं इसको बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ। वैसे भी मेंस के जब रिजल्ट आता है और इंटरव्यू का जब तक डेट आता है तो उसमें आपको अच्छा खासा मिनिमम 1 मंथ कैप रहता है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट आई सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। इवन कि मेंस के रिजल्ट से लेके इंटरव्यू के बीच में भी आपको अगर देखेगा तो 5 मंथ का गैप रहता है। ठीक है, तो उसमें वो मोर देन सफिशिएंट है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करता, वो आपको मेंस एग्जाम के बाद आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के लिए लेके दोनों मिला करके आप
आप जैसे कि आप 4th ईयर में गए हैं तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं टोटली फोकस्ड. व्हेन यू आर इन द 3rd ईयर यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. जैसे आप ये भी देख लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, आप ये पढ़ भी पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है, यानी कि 3rd ईयर इज़ द डिसाइडिंग ईयर, जिसमें कि आप अपने टेस्ट को देख सकते हो कि जैसे कि पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है, उस पर क्या करना होगा. ये स्ट्रैटेजी 3rd ईयर में आप कर सकते हैं, डिसाइड कर लीजिए. और एट द एंड ऑफ 3rd ईयर यू मस्ट बी श्योर कि यू क्या करना वांट सिविल सर्विसेज और नॉट, राइट. इफ वंस यू डिसाइडेड देन स्टार्ट प्रिपरेशन. तो जैसे 3rd ईयर के बाद आपका 3 महीने का ब्रेक होता है, जिसमें आपको इंटर्नशिप करने होते हैं, और उसके बाद आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है. तो इंटर्नशिप के दौरान ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और जीएस स्टार्ट कीजिए. इसमें कोचिंग का रोल क्या इंपॉर्टेंट है, तो जैसे बीपीएससी है, इसमें तो अब मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी इज़ मोर देन सफिशिएंट. कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है. इवन कि बीपीएससी में जो जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंस्टीट्यूट वी वाले भी नहीं बता सकते. ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि वो अजीब तरह के क्वेश्चंस होते हैं. आपको वहीं पे दिमाग लगाना है, आपके पास सब कुछ पढ़ा हुआ है, वहीं पे दिमाग लगाइए, वहीं पे ये कीजिए. लेकिन हाँ, आईएएस के जीएस के बारे में होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन. तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि वो आपके करंट अफेयर्स के टाइम बचा सके. अच्छा. ठीक है ना. तो उसमें आपका दिल्ली में वाजीराम रवि है या फिर राव इंस्टीट्यूट है, तो वो में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं. पटना में सर ऐसा कुछ? पटना में मुझे उस स्टैंडर्ड का नहीं दिखा है, सॉरी. अच्छा, ओके सर. तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे? इसमें बुक में मैं कहूँगा कि आपको जो बेस्ट बुक है उसी पे जाना चाहिए. जैसे कि इंडियन पॉलिटी में लोग बोलते हैं कि ये सिंपल वर्जन है, ये सिंपल वर्जन है, तो वो नहीं. डीडी बसु इज़ द बेस्ट बुक. डीडी बसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और उसको आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने भी टाइम्स लगता है आप खुद पढ़ के उसको समझिए. जितनी बार आप पढ़ते हैं, और उसके सेंटेंस ऑब्वियसली थोड़े से क्लमजी हैं, तो आपको तोड़ करके उसको समझना पड़ेगा, लेकिन उसी बुक को फॉलो कीजिए. उसी तरह से हिस्ट्री में आ गया तो एक विपिन चंद्र आउटलुक बनाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एडिशनल में आप स्पेक्ट्रम वगैरह देख सकते हैं. और मेरा जहाँ तक ये है कि आपको स्पेशल्स आते हैं. ठीक है, कोई भी आप मैगजीन लेते हैं तो उसके स्पेशल्स आते हैं, उसमें हिस्ट्री भी होता है, उसमें ज्योग्राफी भी होता है. वो स्पेशल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो करूँगा. और प्रीलिम्स के लिए आपका एनसीईआरटी का जो 11th नॉट फ्रॉम द 6th 11th में जो आपको जीएस से कंसर्न बुक्स हैं उसको पढ़ जाइए. 6th से क्यों नहीं सर? एक्चुअली वही चीज़ आपको मिला करके 11th में फाइनली कम्युनिकेटेड होता है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों को क्लास 6 में सिंपल एग्जांपल है, लाइट पढ़े थे हम लोग. ठीक है, तो उसमें क्या केवल रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आया. क्लास 7th में गए, रिफ्रैक्शन आया. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो लाइट की और प्रॉपर्टीज आई. एंड व्हाट वी हैव लर्न इन क्लास 11 12 सारा चीज़ एक ही साथ. तो क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ. ठीक है, सो सीधे 11 12 को पढ़ते. मेरा तो यही मानना है कि मुझे कोई खास डिफरेंस दिखा नहीं, तो मैं कहूँगा कि 11 12 कहीं केवल एनसीईआरटी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके सर. अभी आपने जो जिक्र किया था वो पहला स्लॉट के लिए, तो आपने बोला कि 4 से 7 ऐसा करके 3 घंटे का स्लॉट बनाना चाहिए. तो क्या सर उस टाइम में ऐसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सुबह उठ के याद करना चाहिए, तो आपने जो इसे एक स्लॉट टाइमिंग का एग्जांपल दिया 4 से 7, लोग अपना वो एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 से 7 का टाइम है, तो क्या इसमें कुछ सॉल्व वाला प्रॉब्लम किया जाए, केवल याद वाली चीज़ें की जाए कि हाँ ये याद करेंगे इस टाइम में? नहीं, 4 to 7 देखिए, 4 to 7 में मेरा मानना है कि आप याद, अगर आपके पास फैक्ट्स कलेक्ट हो चुके हैं तो याद कीजिए, या फिर कोई कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो 4 to 7 में आप आसानी से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन सॉल्विंग का वो टाइम नहीं है. अच्छा, ठीक है. क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या होता है कि 4 to 7 में आपको केवल मतलब कि जो अगर आपने फैक्ट्स कलेक्ट कर रखे हैं तो उसको क्रैम कीजिए याद करने के लिए.
और नहीं तो कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो मेरा सजेस्ट करूँगा कि उस समय में आप उस कंसेप्ट को समझिए। सॉल्व नहीं कीजिए। सॉल्व करने में क्या है कि आपका एप्लीकेशन पार्ट है, तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दैट विल वेस्ट योर दोस टाइम। तो आप उसको तब यूज़ कीजिए जब आपकी मतलब कि 4 to 7 में ये पूरा आपका कॉन्क्रीट यूज़ होना चाहिए प्लस होने के लिए, न कि एप्लीकेशन पार्ट। क्या है, क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं तो क्या मतलब है, आप पूरा चीज़ पढ़ चुके हैं और आप अप्लाई करें, तो आप लर्न नहीं कर रहे हैं, आप ये करें कि ये एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगा, तो इसके लिए बाकी सारे समय है। ठीक है, सुबह का टाइम 4 to 7 जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि आपके नॉलेज में एडअप होने वाला टाइम है। ठीक है, जैसे आप कल तक जितना जानते थे तो आज सुबह आप पढ़ के उसमें कुछ ऐड कीजिए। ठीक है, लेकिन सॉल्विंग इज नॉट द एडिंग, वो आपके एप्लीकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। ठीक है, तो वो तो दिन में कभी भी हो सकता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका वो एप्लीकेशन तो वेस्ट गया। तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर सोचते रहिएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन और सोचने का, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये स्टडी आवर में काउंट नहीं होगा। स्टडी आवर में वही केवल काउंट होगा कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लीव इट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, अब आप जो लीजर पीरियड है जो कि स्टडी में काउंट नहीं हो रहा है, उसमें आप उस पर कंटिन्यूअसली सोचते जाइए। हो जाता है तो ठीक है, 1-2 दिन टाइम देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं होता देन फाइनली आस्क टू योर टीचर। मतलब कि जो सुबह का टाइम है, मतलब जो सुबह का टाइम है उसमें आप केवल रिवाइज कीजिए और जो कॉन्सेप्ट्स आपके उतने क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर करने में आप हाँ, और न्यू फैक्ट्स को क्रैम कीजिए। ओके सर, वैसे तो आप, अगला सवाल हमारा ये था कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग का रोल, तो वो तो आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं पहले ही। तो सर ये जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, कोई भी ये शॉर्ट टर्म वाला प्रिपरेशन नहीं है, चाहे आप आईटी की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज, शॉर्ट टर्म की प्रिपरेशन नहीं है ये सारी। तो सर इनमें हेल्थ को मेंटेन रखना एक बड़ा इशू हो जाता है, तो हेल्थ एक स्टूडेंट कैसे मेंटेन रखे उसके बारे में कुछ बताइए। जब आप सुबह 4 बजे उठ करके, ठीक है, 4 to 7 पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्वियसली क्या याद आएगा, ब्रश करना वगैरह, तो आपकी लाइफ रूटीन ऑलरेडी सेट हो जाएगी। और जब एक बार लाइफ रूटीन सेट हो जाएगी, दूसरी बार कि आपको ये लगेगा कि हाँ आप 4 to 7 पढ़ रहे हैं, तो एक अजीब तरह की पॉजिटिविटी आती है। आप जैसे कि आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट 8 बजे या 9 बजे उसकी नींद टूटी, तो उसको उठते के साथ कौन सी फीलिंग आती है, आज दिन बर्बाद हो गया, सुबह से कुछ नहीं किया। यस सर, ठीक है, तो ये भी आपके हेल्थ इश्यूज को मतलब डिटोरिएट करता है। तो जब आप पॉजिटिव चीज़ें करना शुरू करते हैं तो आपका हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट वे में जाता है। दूसरी बात कि नहीं मेरी हेल्थ खराब ही रहती है, क्योंकि किसी का हेल्थ जो है वो खराब ही रहता है, तो भी उसको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका हेल्थ कहीं इशू है तो मैं ये कहूँगा कि फिर भी आपको ये रूल फॉलो करना, सुबह उठने वाला। ये आप फॉलो करते जाएंगे तो एक समय में ये होगा कि डिजीज भी आपसे हार करके चले जाएगा। तो लेकिन हम लोग क्या होता है, ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते हैं, या नहीं ऐसा होता है। मैंने देखा कि नहीं ऐसा होता ही है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। अब तकलीफ है, तकलीफ की कोई रिमेडी नहीं हो सकती, आप केवल दवा खा सकते हो, तुरंत रिलीफ नहीं होगा, तो यानी कि दर्द झेलना ही है। तो इसको भी पार्ट एंड पार्सल यूज़ कीजिए कि मैंने दर्द में भी पढ़ाई किया। ठीक है, और जब आपका मतलब कि आप कंप्लीट कर जाएं तो प्राउडली लोगों के सही कहिए कि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी तब भी मैंने पढ़ा, और मैं आपका सक्सेस उसी अमाउंट में बड़ा हो जाएगा। तो उस सक्सेस को बड़ा करने के लिए वो दर्द झेलना भी तो चाहिए। सही है, सही बात है। ओके सर, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स या फिर जो भी एग्ज़ाम है उसमें अटेम्प्ट काफ़ी मायने रखते हैं, तो मतलब सर कि आपके हिसाब से एक लेजिट अटेम्प्ट कितना, कि आप सिविल सर्विसेज में इतना अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए एक नॉर्मल आदमी को? कोई भी एग्ज़ाम में है तो उसमें आइडियल अटेम्प्ट 1 ही है। ठीक है, एक ही अटेम्प्ट में दीजिए, क्योंकि आपका क्या होता है कि वो नेचुरल प्रोसेस होता है, एक ही अटेम्प्ट में निकालना है। ठीक है, जैसे ही आप सोच लेते हैं कि नहीं, जैसे मैं बोल दूं आपको कि आप 4 अटेम्प्ट में निकालिए, तो आप पहला अटेम्प्ट सीरियस नहीं होंगे, दूसरे में सीरियस नहीं होंगे, और तीसरे में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, चौथे में आप बिल्कुल प्रेशराइज रहेंगे कि अब नहीं हुआ तो मेरा होने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आईआईटी में भी 2 ही अटेम्प्ट है। ठीक है, वो 2 अटेम्प्ट क्यों देते हैं कि एक ही अटेम्प्ट सफिशिएंट है। अच्छा। लेकिन मान लेते हैं
मान लेते हैं, होता कभी नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन लोग इसी पे ज़्यादा चले जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि होता कभी नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाना चाहिए। हायर रैंकर्स भी जो होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालते हैं, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट, भाई मैं फ्रेश चल रहा हूँ, कोई फेलियर का डर नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट किस लिए, तो मान लेते हैं कि कुछ मिसफॉर्चून हो गया, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मेरा हाथ ही लिखने लायक नहीं रहा, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो इस केस में सेकेंड अटेम्प्ट और कोई अटेम्प्ट में नहीं। हाँ, तो ये काफी गौर करने वाली बात है कि आप एक ही अटेम्प्ट दीजिए, पूरे सीरियसली के साथ दीजिए। एग्जैक्टली, ये भी नहीं कह सकते आप कि मेरा 1 महीने पहले तबीयत खराब हो गया था तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं, वैसे ही कंडीशन में सेकंड अटेम्प्ट यूजफुल होता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग वैसे फिल्म को अप्रिशिएट करते हैं कि जिसमें हीरो पहले फेल हो जाता है और उसके बाद वो जीत जाता है, तो उसको उस फिल्म को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं उस फिल्म को पहली नज़र में रिजेक्ट कर देता हूँ। क्यों सर? सिंपल सा लॉजिक है कि जो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या उस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो पहली मान चुके हैं पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कबीर सिंह की बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ओके और मैं उस फिल्म को सबसे परफेक्ट फिल्म मानता हूँ। क्यों सर? ठीक है, हाँ तुम्हारी हंसी के मैं उस पोर्शन में नहीं जा रहा मैं उस पोर्शन पे जा रहा हूँ जिसमें कोई स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा। वो एज ए स्टूडेंट कैसा था, ठीक है, वो हर जगह टॉप किए जा रहा है, राइट। वो कभी भी सेकंड या फेल के बारे में होने की सोच ही नहीं रहा है इस मामले में उसको फिल्म को। और लोग बोलते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं, मैंने देखा है दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज द फोकस। देखिए उस फिल्म में जो सक्सेसफुल होते हैं उनका फोकस कैसा होता है कि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा नशे में हो, नहीं कोई बात नहीं, नशे में भी होने के बावजूद वो सर्जरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि आई एम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और ये मेरा क्या कहते हैं स्किल है और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो वो उसके पर्सनल लाइफ कितनी भी डिस्टर्ब हो, वो कितने भी नशे में क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे वो खड़ा हो रहा है और वो जान रहा है कि ही कैन हैंडल। अगर वो नहीं हैंडल करेगा तो वो उतना ये क्या कहते हैं, अच्छा सर्जन नहीं, उतने वो नशे में नहीं होगा या फिर वो उतना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप देखिएगा तो वो जो शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट उसका केवल फोकस है कि कौन से काम में उसका कितना फोकस है। तो ये सब जो आप जो सर एडवाइस दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, ये एक्चुअली जो दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल होगा। पर सर सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना होता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके क्वालिफाइंग मार्क्स पे कितना हद तक फैक्टर रहता है, उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आए हैं तो वहीं से आपको अपना कंसर्न क्लियर हो जाना चाहिए कि अब मेरा नेक्स्ट एम जो है वो सिविल सर्विसेज है। तो उस साल देखिए रिजल्ट में टॉप 20 या टॉप 50 में स्टूडेंट्स का क्या क्या ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसमें कंपेयर कीजिए कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शनल सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली कि आप उन सब्जेक्ट में से देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट आसानी से डेवलप हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि मैं बोलूँ साइकोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं और साइकोलॉजी में आपका कोई मतलब कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, हालांकि इसमें से नंबर स्टूडेंट पहले साइकोलॉजी के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी आपका उसमें मन लग रहा है या उसमें आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है तो यू कैन गो फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपके पास प्रीवियस 3 इयर्स का ये होना 2 इयर्स का होना चाहिए। तो आप जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने 2 या 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया कि विच सब्जेक्ट इज गोइंग इन ट्रेंड, कि किससे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल अब उतना मायने नहीं रखता है, जीएस इज मेन कंसर्न। तो ऑप्शनल में उतना ये करने के हाँ ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त ये भी हम देखते हैं कि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट्स अ रिलेटिव एग्जाम। तो अगर कोई शॉर्ट सिलेबस को आसानी से कंप्लीट करके करा जाता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त 2 चीज़ें, पहला लेंथ ऑफ सिलेबस एंड सेकंड योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, ओके, ठीक है। थर्ड
कि यूपीएससी में उस सब्जेक्ट का क्या चल रहा है, मतलब कि क्या चल रहा है मतलब सर? एक्चुअली हम लोग को देखने आता है कि कोई सब्जेक्ट का ट्रेंड आता है कि उसमें उसकी मार्किंग जो है बहुत अच्छी होती है और ये करीब 3 to 4 years कंटिन्यू करता है, तो हमें इसी पैटर्न को देखना चाहिए। ठीक है, तो वैसे 1-2 सब्जेक्ट हैं जिनमें हमेशा नंबर कांस्टेंट होता है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी में उस समय सिलेबस बहुत कम था और बहुत आसानी से हो सकता था और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लाइक करते थे। तो अब केवल एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो नेचुरल लिस्टिंग प्लस लेंथ ऑफ सिलेबस, कि आप लेंथ ऑफ सिलेबस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो क्या ट्रेंड चल रहा है उसमें मार्क्स का, ये 3 चीज़ ध्यान रखना, 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओके सर। तो सर कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स और आर्टिकल्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो क्या इसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है प्रिपरेशन में या नहीं होता है, या होता भी है तो कितने हद तक? होता है, इम्पोर्टेंस तो इनका है ही। तो आप वो मैगजीन ले सकते हैं जो टोटली कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, जैसे क्रॉनिकल हो गया। हालांकि क्रॉनिकल में अब केवल उसकी मोटाई बढ़ा दिए हैं, खाली क्वेश्चंस बैंक भर करके, तो वो ना करके कि मतलब बिल्कुल फैक्चुअल्स ज़्यादा हो वैसे कॉम्पिटिटिव। तो मेरे समय में कॉम्पिटिशन विजार्ड था, ठीक है, एक सिविल सर्विसेज टाइम्स भी था, लेकिन सिविल सर्विसेज टाइम्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसकी प्रिंटिंग बहुत छोटी छोटी थी। तो कंपटीशन विजार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो कंपटीशन विजार्ड को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर अभी भी है तो। एल्स और कोई अगर नया मैगजीन आए तो उस मैगजीन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, फैक्ट्स ज़्यादा हो, क्वेश्चन बैंक नहीं ज़्यादा ना हो। और 1 मिनट और, बहुत से लोगों को क्या है कि वो लोग प्रीलिम्स की तैयारी का मतलब समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ किताब मौजूद हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे लिखे गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको फैक्चुअल्स जानना चाहिए, ठीक है, तो फैक्चुअल बुक जो होगा वो उसको प्रिस्क्राइब कीजिएगा। ओके सर। तो सर आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, और मतलब ये जो भी अदर एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सर लास्ट में अब आप इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करिए और कोई न्यू थिंग या सजेशन जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट को देना चाहें वो बताइए। देखो, इसमें यह है कि अगर आप क्यों आना चाहते हैं, रीजन मस्ट बी वेरी मच सॉलिड। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। या अगर रीजन सॉलिड नहीं है तो आप ऑब्वियसली आपका डिटर्मिनेशन लेवल अप एंड डाउन होता रहेगा। कभी आपको लगेगा कि हम सही डिसीजन है, कभी गलत डिसीजन लिए हैं। तो इसलिए वाई यू वांट टू बी इन दिस जॉब, यानी कि कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज को ही क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, इसके पीछे आपका एम काफ़ी क्लियर होना चाहिए। वंस यू हैव डिसाइडेड, तो उसके बाद इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बढ़िया से सोच लीजिए कि होने पे क्या होगा, न होने पे क्या होगा। वैसे कि न होने पे नहीं सोचा जाता है, लेकिन फिर भी एक न होने के लिए कंडीशन के लिए तैयार रहिए कि ये अगर कुछ नहीं होता है तो मैं इस तरीके से हैंडल करूँगा चीज़ों को। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत से लोग इसी को हैंडल नहीं कर पाते। उसके बाद वंस यू हैव डिसाइडेड, तो आपको ये भी देखना होगा कि व्हाट आर योर एडवांटेजेस, मतलब कि जब आप इस एग्ज़ाम को कवर करने जा रहे हैं तो आपके पास आपके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इस पे भी ध्यान दीजिए। और इन सब को एक कंक्लूड करके हाउ मच प्रिपरेशन यू रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए कि मेरा दिमाग बहुत एक्टिव है तो मेरे लिए 4 आवर्स स्टडी इज सफिशिएंट, लेकिन अगर आपकी ग्रैस्पिंग पावर वीक है तो obviously you should go for 7 hours, and it is not from me कि when I will say कि you study for 7 hours, ये person to person vary करेगा obviously, क्योंकि you know better about yourself. So once you decided, stick to that. आपकी क्रैमिंग पार्ट अच्छी है या क्रैमिंग पार्ट अच्छी नहीं है, तो क्रैमिंग पार्ट अच्छी नहीं है तो उसकी कैसे करेंगे, मतलब वो 3rd ईयर जो होगा वो यही सारे चीज़ों को डिसाइड करेगा कि आप अपने प्रिपरेशन में क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह, एंड देन कम टू सिविल सर्विसेज। एल्स अगर आप यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल तो ऑब्वियसली इट इज़ द टाइम कि आपको कुछ और की चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो सर कुछ एक एडवाइस जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट को देना चाहते हैं आपके तरफ से, वर्ड्स फ्रॉम प्रकाश वर्मा सर, कुछ एक एडवाइस जो आप देना चाहें, जो ये स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं इस चीज़ों को कंटिन्यू। एक ही लाइन है, ठीक है, मिलेगा वही जो मैं चाहूँगा। वाह, ठीक है। वाह सर,
पावर ऑफ अट्रैक्शन। नहीं एग्जैक्टली मिलेगा वही जो मैं चाहूँगा। हाँ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि लोग चाहते हैं कि जैसे कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं IIT कर जाऊँ, नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कि अगर मैंने चाहा है कि मुझे IIT चाहिए तो मुझे IIT मिल जाएगा। ठीक है। इसके बीच में एक वर्ड मिसिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, और वो है एफर्ट। अच्छा। ठीक है। मिलेगा वही जो मैं चाहूँगा, उसके बीच में एफर्ट है कि एफर्ट भी जो चाह रहे हैं और मिलेगा, उससे मैच करना चाहिए। बीच में एफर्ट है, एफर्ट कहीं और का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कहीं और का एफर्ट है, जहाँ का एफर्ट होगा वहीं का मिलेगा। वाह। थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी काइंड वर्ड्स के साथ इस पूरे इंटरव्यू को ख़त्म किया। और अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर के व्यूज़ काफ़ी सारे सीखने को मिले होंगे। हम डिस्क्रिप्शन में सर की FB ID की लिंक डाल देंगे। अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो आप उनके FB ID पे पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप वॉचिंग द यंगिस्तान कैपिटल। थैंक यू वेरी मच प्रकाश वर्मा सर।